प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लिखे लेख कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का हिंदी अनुवाद सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक दिया है भारत में जातियाँ। मैं यह शुरू करता हूँ। यह 9 मई 1916 को बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में पढ़ा था। तो सुनिए, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। मैं यह कह सकता हूँ कि हम में से अनेक ने स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी वस्तुओं का अवलोकन अवश्य किया होगा जिन्होंने मानव सभ्यता के निर्माण में योगदान किया है, किंतु मानव संस्थाओं जैसी वस्तु के अवलोकन का विचार कदाचित बहुत कम लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है। मानव संस्थाओं का अवलोकन एक विचित्र विचार है। कुछ इसे सिरफिरे का विचार भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मानव शास्त्री होने के नाते ऐसे नए चिंतन के प्रति ऐसा कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, क्योंकि यह सरफिरों का विचार नहीं है और विशेषकर आपके लिए यह विचित्र विचार भी नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप पाम्पेई जैसे ऐतिहासिक स्थल अवश्य गए होंगे और आपने वहाँ वाकपटु गाइड के मुंह से उन पाखंडों का इतिहास कौतूहल पूर्वक सुना होगा। मेरी राय में मानव शास्त्र का विद्यार्थी एक प्रकार से बहुत कुछ उस गाइड की ही तरह होता है, लेकिन अपने प्रतिरूप गाइड की अपेक्षा वह कदाचित अधिक गंभीरता और निजज्ञान की लालसा से और यथासंभव वस्तुपरक होकर इन संस्थाओं का अवलोकन करता है तथा उनके जन्म और कार्यकलाप की जानकारी प्राप्त करता है। इस सेमिनार का विषय आदिम बनाम आधुनिक समाज है। इसमें सम्मिलित मेरे सहयोगियों ने आदिम या आधुनिक सामाजिक संस्थाओं, जिसमें उनकी विशेष रुचि थी, की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की थी। अब जबकि मेरा नंबर आया है, मैं भारत में जातियां, उनकी संरचना, उत्पत्ति और विस्तार विषय को यथाशक्ति आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। विषय की जटिलता के संबंध में आपको कुछ बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। मुझसे अधिक निपुण व्यक्तियों एवं कुशल लेखकों ने जाति संबंधी रहस्यों को उद्घाटित किया है, किंतु दुर्भाग्यवश यह अब तक, यदि अगम्य न भी कहा जाए, तब भी व्याख्याहीन बनी रही है। मैं जाति जैसी पुरातन व्यवस्था की जटिल उलझनों से अवगत हूँ। मैं इतना निराशावादी नहीं कि इसे अबूझ पहेली मान लूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे समझा जा सकता है। जाति समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों में बहुत व्यापक है। व्यवहारतः यह एक बहुआयामी परिणामों वाली व्यवस्था है। यद्यपि यह एक देशीय समस्या है, किंतु यह व्यापक स्तर पर अपकार कर सकती है, क्योंकि जब तक भारत में जाति व्यवस्था स्थापित रहती है, तब तक हिंदू गैरों से शायद ही विवाह या सामाजिक मेल मिलाप करेंगे, और यदि हिंदू अन्य देश में जाकर बस जाएं, तो भी यह भारतीय जाति व्यवस्था एक विश्व समस्या का रूप धारण कर लेगी। सिद्धांततः जिन महापुरुषों ने श्रम से प्रेम हेतु इसकी उत्पत्ति के मूल कारणों का पता लगाने का प्रयास किए हैं, वे विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या के सर्वांग की विवेचना नहीं कर सकता। यदि मैं इसके एक ही अंग अर्थात जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, रचना और विस्तार की व्याख्या करने में अपने को सीमित नहीं रखूंगा, तो मुझे आशंका है कि इस पर व्यय होने वाला समय और बौद्धिक श्रम व्यर्थ ही जाएगा। मैं इस नियम का कड़ाई से पालन करूंगा और बाहर के विषय का तभी उल्लेख करूंगा जबकि अपनी प्रस्थापना के किसी बिंदु के स्पष्टीकरण के लिए
ऐसा करना आवश्यक हो जाएगा। अब मैं विषय वस्तु की चर्चा करता हूँ। सुविख्यात नृश नृ- नृवंश शास्त्रियों के मतानुसार भारतीय समाज आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलों और सिथियनों का मिश्रण है। ये सब लोग सदियों पहले जब कबायली जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, तब अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारत पहुंचे। अपने से पहले आए लोगों को पराजित कर इन जातियों ने अपने लिए जगह बनाई और काफी लड़ाई झगड़े के बाद शांति प्रिय पड़ोसियों की भांति यहाँ बस गए। निरंतर संपर्क और पारस्परिक संसर्ग के माध्यम से इन्होंने एक सार्वजनिक संस्कृति विकसित की और अपनी विशिष्ट संस्कृतियों का परित्याग कर दिया। वह स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार सभी जातियों का संपूर्ण सम्मिलन नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करने वालों को यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि पूर्व तथा पश्चिम और उत्तर दक्षिण के लोगों के शरीर रचना तथा वर्ण में काफी अंतर है, लेकिन कहा जा सकता है कि सम्मिलित किसी मानव समाज की सजातीयता का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। लेकिन कहा जा सकता है कि सम्मिलन किसी मानव समाज की सजातीयता का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। नृवंश शास्त्रीय आधार पर सभी समाज विषम जातीयता हेट्रोजिनस वाले होते हैं। सजातीयता होमोजेनिटी का एकमात्र आधार मात्र सांस्कृतिक एकता होती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि सांस्कृतिक एकता के विषय में कोई भी देश भारतीय महाद्वीप की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। यहाँ भौगोलिक एकात्मता एकाम एकात्म एकात्मकता मात्र ही नहीं है, वरन इससे भी अधिक गंभीर और मौलिक एकता भी है। यह देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्याप्त निश्चयात्मक सांस्कृतिक एकता है। ऐसी सजातीयता के कारण ही जाति समस्या का विश्लेषण कठिन हो जाता है। यदि हिंदू समाज पारस्परिक एकाकी इकाइयों का संघ मात्र होता तो मामला ज्ञानी इसका विश्लेषण करना सरल हो जाता, किंतु जाति व्यवस्था के कारण सजातीय इकाई का विभाजन हो जाता है और यही विभाजन की प्रक्रिया जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या है। अपनी अन्वेषण योजना पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जाति प्रथा के स्वभाव पर विचार कर लिया जाए। इसको परिभाषित करने के लिए मैं इससे संबंधित प्रतिष्ठित अध्येताओं का उल्लेख करूंगा। इसी विषय के एक फ्रांसीसी विद्वान माननीय सेनाट ने जाति को इस भांति परिभाषित किया है। यह एक निकाय जैसा है, सिद्धांत रूप में कठोर आनुवांशिकता से आबद्ध है। इसके पारस्परिक और स्वतंत्र संगठन होते हैं और एक मुखिया तथा परिषद होती है, जिसकी यदा कदा बैठकें होती है, जो न्यूनाधिक पूर्ण अधिकार युक्त होती है। कतिपय उत्सवों के अवसर पर सब एकत्र होते हैं, समान धंधों से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका संबंध मुख्यतः विवाह, खानपान और सांस्कृतिक मलिनता से होता है। अधिकार क्षेत्र विविध प्रकार का होता है और दंड विधान को अमल में लाकर और अंततः अविकल्पीय समाज बहिष्कार लागू कर जाति की अधिकार सीमा से समाज को परिचित कराने में सफलता प्राप्त होती है। माननीय नेस्फील्ड ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, यह समाज का एक ऐसा वर्ग होता है जो अन्य वर्ग से किसी प्रकार का संबंध स्वीकार नहीं करता और अपने वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग के साथ न तो शादी का रिश्ता जोड़ते हैं और न खानपान में भागीदार बनते हैं। सर एच रिस्ले के अनुसार किसी जाति की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि यह परिवारों या कुटुंब दलों का समूह होती है और ऐसे समान नाम वाली होती है जो प्रायः पेशे विशेष का सूचक होता है या उससे संबद्ध होता है।
यह अपने को एक ही पौराणिक पुरुष, चाहे वह मानव हो या देवता, का वंशज मानती है, एक ही व्यवसाय अपनाती है और जो मत व्यक्त कर सकने की क्षमता रखने वालों की दृष्टि में एक सजातीय समाज होता है। डॉक्टर केलकर ने जाति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण होते हैं: इसकी सदस्यता समाज के व्यक्तियों की संतति और इस प्रकार जन्म जन्मे लोगों तक ही सीमित रहती है और इसके सदस्यों पर कठोर सामाजिक नियमों के अधीन समाज से बाहर विवाह करने पर सख्त पाबंदी रहती है। अपने उद्देश्य हेतु इन परिभाषाओं का पुनरीक्षण बड़ा महत्व रखता है। यदि प्रारंभ में 3 लेखकों की परिभाषाओं पर अलग-अलग विचार करके देखा जाए तो ज्ञात होता है कि इनमें या तो बहुत अधिक या बहुत कम बातें सम्मिलित हैं। कोई भी स्वयं में पूर्ण या सही नहीं है और जाति व्यवस्था का रचना संबंधी मुख्य मुद्दा सभी में छूट गया है। इनमें गलती यह की गई है कि जाति को अपने में एक पूर्ण पृथक यूनिट मानकर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और उसे संपूर्ण जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा ग्रुप नहीं माना गया है जिसका इस व्यवस्था से सुनिश्चित संबंध है। समष्टि रूप में किसी न किसी बात पर बल दिया गया है जो अन्य में अदृश्य है। इसलिए आलोचना के दृष्टिकोण से मैं उन्हीं मुद्दों को लूँगा जो उक्त परिभाषाओं में सभी जातियों में समान रूप से परिलक्षित होते हैं तथा जाति की विशेषता समझे जाते हैं, और इसी आधार पर मैं उनका पुनर्मूल्यांकन करूँगा। इसे सोनाड महोदय के कथन से आरंभ किया जाए। वह इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि मलिन विचार जाति व्यवस्था का विशिष्ट चरित्र है। इस विचार के संबंध में बड़े विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह किसी अर्थ में भी जाति विशेष की विशिष्टता नहीं होती। यह विचार पुरोहितों के कर्मकांडवाद से उत्पन्न होता है और स्वच्छता संबंधी दृढ़ विश्वास का घोतक है। फलतः इसका जाति से आवश्यक संबंध होने की बात को जाति की कार्य प्रणाली को हानि पहुंचाए बिना पूर्णतः नकारा जा सकता है। मलिनता की बात जाति प्रथा से इसलिए जोड़ दी गई है क्योंकि धर्मोपदेश देने वाली जाति पुरोहित जाति को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, और हम जानते हैं कि पुरोहित और स्वच्छता का संबंध पुराना है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मलिनता की बात जाति की विशिष्टता तभी तक मानी जा सकती है जब तक कि जाति धार्मिक भावना से मंडित है। माननीय नेस्फील्ड का कहने का अपना ढंग है कि जाति से बाहर के लोगों के साथ खान पान न करना जाति का विशिष्ट चरित्र होता है। यद्यपि यह एक नया दृष्टिकोण है, तथापि हम कहेंगे कि माननीय नेस्फील्ड ने कार्य को कारण समझने की गलती की है। जाति ऐसी इकाई होती है जो स्वयं को बाड़े में बंद कर लेती है, इसलिए वह अपने सदस्यों के खान पान सहित सामाजिक मेल मिलाप को अपने दायरे तक सीमित कर देती है। फलतः बाहरी लोगों के साथ खान पान संबंधों को न होना निश्चयकारी प्रतिबंधों के कारण नहीं वरन जाति व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम होता है, और जाति व्यवस्था है जाति की अनन्यता। खान पान संबंध के न होने का मूल कारण यह अनन्यता ही थी जिसने धार्मिक आदेश पर प्रतिबंधात्मक चरित्र ग्रहण कर लिया, लेकिन इसे बाद की उपज समझ जाना चाहिए। सर एच रिस्ले जी ने कोई नई बात नहीं कही जिसकी ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक समझा जाए। अब मैं डॉक्टर केलकर की परिभाषा पर विचार करता हूँ, जिन्होंने इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए बहुत कार्य किया है। वह मेरे देशवासी नहीं हैं। उन्होंने आलोचनात्मक बौद्धिक सूक्ष्मता और खुले दिमाग से जाति संस्था का गहन अध्ययन किया है। उनकी परिभाषा विचारणीय है क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था के संदर्भ में
अंतर्निहित जाति विशेष को परिभाषित किया है और उन्हीं विशिष्टताओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति विशेष के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है, और शेष सभी बातों को गौण प्रकार का होने के कारण छोड़ दिया है। यद्यपि उनका भाष्य बड़ा ही सरल और स्पष्ट है, किंतु इसमें कुछ वैचारिक भ्रम दृष्टिगोचर होता है। उनका कहना है कि जाति में ही विवाह और स्वजाति सदस्यता जाति के दो विशेष चरित्र होते हैं। मेरी मान्यता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, जैसा कि डॉक्टर केतकर महोदय समझाते हैं। जब आप अंतर्जातीय विवाह कर देते हैं तो परिणाम स्वरूप आप सहज ही जातीय सदस्यता को जाति में पैदा हुए लोगों तक सीमित कर देते हैं। इस प्रकार वे एक सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। जाति की विभिन्न विशिष्टताओं के इस प्रकार के आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन के बाद इसमें कोई संदेह नहीं रहता कि अंतर्विवाह एंडोगामी पर प्रतिबंध या अंतर्जातीय विवाहों की शून्यता ही यदि सही रूप में समझी जाए तो जात का एकमात्र सारतत्व है। लेकिन कुछ व्यक्ति नृवंश विज्ञान के अमूर्त आधार की इस व्याख्या को अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कतिपय स्थानों पर ऐसे अंतर्विवाहों वाले ग्रुप पाए जाते हैं जो जाति समस्या प्रस्तुत नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर यह सही हो सकता है कि अंतर्विवाह करने वाली सोसाइटी जिसकी संस्कृति भिन्न हो, अन्यों से अपना निवास स्थान प्रायः दूर रखती है और दूसरों के साथ उनका कोई संपर्क न रहता हो, तब जाति समस्या का न होना एक वास्तविकता का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से समर्थन में अमेरिकी राष्ट्र निग्रो और गोरों का तथा रेड इंडियनों का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि भारत की स्थिति भिन्न है, इसलिए उसके संबंध में इस विषय पर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीयता स्थापित है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाली भारत की विविध जातियों का संचालन हो चुका है और उनमें वह सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो कि सजातीयता का एकमात्र आधार होती है। सजातीयता के ऐसे आधार के कारण भारत में जाति व्यवस्था का चरित्र पूर्णतः भिन्न प्रकार का है, जो अंतर्विवाह व्यवस्था वाले समाज या कबीलाई समूहों के समीपी निवास की स्थिति में बिल्कुल नहीं पाया जाता। भारत में जाति का अर्थ है आबादी का कृत्रिम विभाजन कर उसे स्थिर तथा निश्चित यूनिटों का रूप प्रदान करना, जिनका अंतर्विवाह के द्वारा एक दूसरे में संलयन बाधित कर दिया जाता है। इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्विवाह ही जाति का विलक्षण चरित्र है, और यदि हम यह सिद्ध कर सकें कि अंतर्विवाह पद्धति को कैसे कायम रखा जाता है, तो हम व्यवहारतः यह सिद्ध कर सकेंगे कि जाति की उत्पत्ति और रचना का कैसा स्वरूप है। आपके लिए यह अनुमान लगाना कदाचित सहज न हो कि मैं अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था के रहस्यों की कुंजी क्यों मानता हूँ। आपके मस्तिष्क को अधिक बोझिल किए बिना मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरे इस कथन का कारण क्या है। यहाँ पर इस बात पर बल देना आवश्यक न समझा जाएगा कि दुनिया के सभ्य समाज में अतीत के इतने अवशेष उपलब्ध नहीं हैं जितने कि भारतीय समाज में हैं। इसका धर्म मुख्यतः आदिम कालीन है और लंबा समय गुजर जाने और सभ्यता के विकास के बाद भी इसके कबीलियाई नियम आज भी आदिम कालीन उत्साह से अपनाए जाते हैं। जिस पुरातन अवशेष की ओर मैं आपका ध्यान खास तौर पर आकर्षित करना चाहूँगा वह है बहिर्विवाह, एक्सोगामी अर्थात बाहरी विवाह का रिवाज। एक्सोगामी बहिर्विवाह, बहुविवाह का रिवाज। भारतीय प्राचीन जगत में बहिर्विवाह का प्रचलन इतना सुविज्ञ तथ्य है जिस पर प्रकाश डालना अनावश्यक है, लेकिन समय गुजरने के साथ
बहिर्विवाह का प्रभाव समाप्त हो गया है और निकटवर्ती रक्त संबंधियों के अलावा अन्य के साथ विवाह करने पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध शेष नहीं रह गया है। लेकिन जहाँ तक कि भारतीय जनता का प्रश्न है, उसके बहिर्विवाह संबंधी नियम आज भी निश्चयात्मक प्रतिबंध लागू करने वाले हैं। भारतीय समाज आज भी, जबकि कुल समाप्त हो चुके हैं, कुल परंपरा से मोहित है और इस बहिर्विवाह के सिद्धांत पर आधारित विवाह संस्कार संबंधी विधि में सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। इसके अनुसार जहाँ सपिंडों का विवाह वर्जित है, वहीं सगोत्र विवाहों को भी भ्रष्ट समझा जाता है। अतः यह याद रखने योग्य बात है कि भारत के लिए अंतर्विवाह अनबुझी चीज है। भारत के विविध गोत्रों में विवाह का प्रचलन रहा है और ऐसी ही स्थिति टोमेटिक गुण या कुल चिन्ह मानने वाले संगठनों में भी रही है। यह कहना अतिरंजना नहीं कि भारतीय लोगों के लिए बहिर्विवाह धार्मिक आस्था के समान है और इसका उल्लंघन करने का कोई भी साहस नहीं करता। यहाँ तक कि जातियों के अंदर अंतर विवाह का रिवाज होने पर भी बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन किया जाता है तथा बहिर्विवाह का उल्लंघन करने वालों को अंतर्विवाह करने वाले की अपेक्षा कहीं अधिक कड़ा दंड भुगतना पड़ता है। इससे आप सहज ही यह समझेंगे कि बहिर्विवाह एक सामान्य नियम होने के कारण यहाँ जाति नहीं हो सकती, क्योंकि बहिर्विवाह का अर्थ है संलयन, एक रूपता ग्रहण करना। लेकिन हमारे यहाँ जातियाँ हैं। परिणाम स्वरूप इसमें अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक भारत का संबंध है, जाति उत्पत्ति का अर्थ है अंतर्विवाह का बहिर्विवाह पर अध्यारोपण। फिर भी मूल रूप से बहिर्विवाह व्यवस्था वाले समाज में अंतर्विवाह व्यवस्था, जो जाति की उत्पत्ति के समतुल्य होती है, पर अमल करना एक गंभीर समस्या होती है। वह यह विचार करने पर कि बहिर्विवाह के विरुद्ध अंतर्विवाह को कायम रखने के लिए कौन से साधन अपनाए गए, हम समस्या का हल खोज निकालने में सफल हो सकते हैं। इस भांति बहिर्विवाह का अंतर्विवाह पर अध्यारोपण का अर्थ है जाति की उत्पत्ति, लेकिन यह साधारण मामला नहीं है। अब हम ऐसे काल्पनिक ग्रुप पर विचार करें जो अपने को एक जाति का रूप देने की इच्छा रखता हो। ऐसे में वह अंतर्विवाह व्यवस्था वाला बनने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करेगा? यदि कोई ग्रुप अपने को अंतर्विवाह बनाना चाहता है, तो बाहर वालों के साथ अंतर्जातीय विवाह के विरुद्ध औपचारिक आदेश की कोई उपयोगिता न होगी, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अंतर्विवाह पद्धति अपनाने से पूर्व आसपास बसे होने के कारण एक दूसरे के करीबी संपर्क में रहते हैं और सम्मेलन तथा मनोसाथ करने की प्रकृति होती है। आपस में घुल मिल जाने के फलस्वरूप सजातीय होमोजीनस समाज बन जाता है। यदि जाति निर्माण हेतु इस प्रकार के रुझान का कड़ा विरोध करना हो, तो यह नितांत आवश्यक है कि ऐसा वृत्त खींच दिया जाए जिसकी परिधि के बाहर के लोगों के साथ विवाह न किया जाए। इस पर भी वृत्त के बाहर विवाह प्रतिबंधित किए जाने पर भी एक आंतरिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिसका समाधान सरल नहीं हो सकता। सामान्य रूप से किसी साधारण ग्रुप में मर्दों और औरतों की संख्या प्रायः समान होती है और समान आयु के व्यक्तियों में भी ऐसी ही समानता होती है। वास्तविक समाजों में ऐसी समानता पूर्णतः कभी उपलब्ध नहीं होती। इसके साथ ही जो समूह अपने को एक जाति में बदलना चाहते हैं और उसमें मर्दों और औरतों की संख्या समान होना एक लक्ष्य बन सकता है, क्योंकि इसके अभाव में अंतर्विवाह पद्धति को जीवित ही नहीं रह सकती। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि अंतर्विवाह पद्धति को सुनिश्चित रखने के लिए वृत्त के अंदर दाम्पत्य मूलक अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा लोगों को वृत्त के बाहर चले जाने
के लिए मजबूर होना पड़ेगा और तब वे मनचाहा तरीका अपनाएंगे और दाम्पत्य अधिकारों के वृत्त के अंदर ही व्यवस्था करने हेतु यह नितांत आवश्यक है कि जो समूह जाति स्वरूप ग्रहण करना चाहता है उसमें विवाह योग्य लड़के लड़कियों की संख्या समान बनाई रखी जाए। ऐसी समानता बनाए रखकर ही ग्रुप में अंतर विवाह पद्धति को अखंड बनाया जा सकता है और अत्यधिक असमानता होने पर इसका खंडन सुनिश्चित हो जाएगा। जब जाति के सम्मुख समस्या उपस्थित हो जाती है कि वह विवाह योग्य व्यक्तियों की आयु संबंधी असमानता समाप्त करने का हल खोजे, इसका स्वाभाविक उपाय यह है कि ऐसी इच्छित समानता तो तभी प्राप्त हो सकती है जबकि दाम्पत्य की मृत्यु एक ही समय में हो जाए और एक अतिरिक्त महिला सरप्लस वुमन को पीछे छोड़ जाए जिसका निपटारा करना आवश्यक हो जाए, अन्यथा अंतरजातीय विवाह रचाकर वह ग्रुप की अंतर विवाह पद्धति का उल्लंघन कर देगी। इसी प्रकार पत्नी के मृत्योपरांत पति अतिरिक्त पुरुष सरप्लस मैन हो जाएगा जिसके शोक में समूह सहानुभूति तो प्रकट कर सकता है किंतु उसका निपटारा भी करना होगा, अन्यथा वह जाति से बाहर विवाह कर अंतर्विवाह पद्धति को भंग कर देगा। यदि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला की चिंता न की गई तो वे जाति के सम्मुख खतरा उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि निर्धारित वृत्त के अंदर उपयुक्त जीवन साथी न मिलने पर इसकी संभावना है कि वे परिधि को लांघ कर बाहर विवाह कर लें और जीवन साथी खोजने की जिम्मेदारी ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला पर ही छोड़ दी जाए, तो वे ऐसी खोज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे समाज में विनियमन न होने पर ऐसे युगल यत्र तत्र दिखाई देंगे। अब हम जरा विचार करें कि ऐसे अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त महिला के विषय में हमारे काल्पनिक समूह के लिए क्या कर सकना संभव है। पहले हम अतिरिक्त महिला के मामले पर विचार करेंगे। उसे उसके मृतक पति की चिता के सुपुर्द कर उससे मुक्ति पा ली जाए, लेकिन यह लैंगिक सांख्यिकीय की असमानता की समस्या हल करने का अव्यवहारिक उपाय है। कुछ मामलों में यह कारगर हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता। परिणामतः प्रत्येक अतिरिक्त महिला की समस्या को इस प्रकार हल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सरल उपाय तो है किंतु ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। यदि अतिरिक्त महिला अर्थात विधवा का मामला निपटाया नहीं जाता तो वह समूह में बनी रहेगी, लेकिन उसके इस प्रकार बने रहने से दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। वह जाति के बाहर अर्थात बहिर्विवाह कर अंतर्विवाह पद्धति अर्थात अंदर अपनी ही जाति की अंदर शादी विवाह करने की पद्धति का उल्लंघन कर दे या फिर जाति के अंदर ही विवाह कर ले और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के द्वारा किसी जाति की किसी संभावित नववधु के विवाह की संभावना को समाप्त कर दे। इसलिए वह प्रत्येक दशा में खतरनाक हो जाती है और यदि उसे मृतक पति की चिता के सुपुर्द नहीं किया जा सकता तो उसके संबंध में कुछ और किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि शेष जीवन के लिए उस पर वैधव्य लाद दिया जाए। जहाँ तक कि वास्तविक परिणाम का संबंध है, वैधव्य लादने की अपेक्षा चिता में भस्म करने वाला उपाय उत्तम है। विधवा को भस्म कर देने से उससे जुड़े तीनों खतरे समाप्त हो जाते हैं। मर जाने पर वह जाति के अंदर या बाहर विवाह करने की समस्या ही नहीं पैदा करती, लेकिन अनिवार्य वैधता व्यवस्था भस्म करने से अधिक उत्तम है क्योंकि यह अधिक व्यवहारिक है, तुलनात्मक दृष्टि से अधिक मानवोचित होने के अलावा यह भस्म करने के समान ही
पुनर्विवाह के अनिष्ट से बचाने वाली है, लेकिन यह समूह की नैतिकता को बचाए रखने में असमर्थ होती है। अनिवार्य वैधता व्यवस्था में महिला निसंदेह जीवित रहती है, और चूंकि इस कारण उसे यह वैध अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह भविष्य में पत्नी बन सके, इस कारण अनैतिक जीवन जीने की प्रेरणा अधिक मिल सकती है। लेकिन यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। इसको समाज में इस भांतिहीन व्यवस्था में पहुंचाया जा सकता है कि वह प्रलोभन का साधन बन सके। लेकिन जो समूह जाति का स्वरूप करना चाहता है, उसके लिए अतिरिक्त महिला की अपेक्षा अतिरिक्त पुरुष की समस्या अधिक महत्व की है और अधिक कठिन होती है। अनादिकाल से ही महिलाओं की तुलना में पुरुषों का स्थान ऊंचा रहा है। वह प्रत्येक समूह में प्रभुत्वशाली रहा है और दोनों सेक्सों, दोनों लिंगों में उसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च रही है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की इस पारस्परिक उच्चता के कारण उसकी इच्छाओं को सदैव ध्यान में रखा गया है, जबकि महिला धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक सभी प्रकार के कारण पुरुष इनसे मुक्त रहा है। ऐसी स्थिति में आप अतिरिक्त महिला जैसा व्यवहार अतिरिक्त पुरुष के साथ नहीं कर सकते। पुरुष को अपनी पत्नी के साथ चिता में भस्म करने की योजना दो प्रकार से अति संकटपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि यह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुरुष होता है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा किया भी जा सके तो समूह एक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति से हाथ धो बैठेगा। इस स्थिति में दो ही उपाय शेष रह जाते हैं, जिन्हें अपनाकर उसकी अतिरिक्त व्यक्ति की समस्या सुविधापूर्वक हल की जा सकती है। मैं सुविधापूर्वक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि वह पुरुष समाज की पूंजी होता है, व्यक्ति समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होता है और अंतर्विवाह इससे भी अधिक महत्व का होता है। अतः समस्या का हल ऐसा हो कि ये दोनों लक्ष्य सुनिश्चित रहें। ऐसी परिस्थितियों में उसे मजबूर या उत्प्रेरित किया जाए कि वह भी विधवा की भांति शेष जीवन भर विधुर बना रहे। समस्या का ऐसा निराकरण पूर्णतः कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग स्वभाववश ऐसे होते हैं जो स्वतः ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं या इससे भी आगे बढ़कर स्वयं सांसारिक बंधनों और उसके सुखों का परित्याग कर देते हैं। किंतु मानव स्वभाव को देखते हुए यह आशा करना कठिन है कि समस्या का ऐसा हल प्राप्त किया जा सकता है। बल्कि अधिक संभव यह है कि यदि ऐसा अतिरिक्त व्यक्ति समुदाय के कार्यकलापों में सक्रिय भागीदार बना रहता है तो वह समुदाय की नैतिकता के लिए खतरा बन जाता है। भिन्न दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मचर्य का सफल प्रयोग यद्यपि सरल होता है, किंतु फिर भी जाति की भौतिक उन्नति के लिए लाभकारक नहीं है। यदि वह सही प्रकार से ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है और अपने को संसार त्यागी घोषित कर देता है तो वह जाति की अंतर्विवाह पद्धति और जाति नैतिकता के परीक्षण के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, जबकि सांसारिक बने रहने पर वह ऐसा खतरा हो सकता है। जहाँ तक जाति के भौतिक हित की बात है, सन्यासी ब्रह्मचारी बने रहने पर वह मृतक शरीर के समान हो जाता है। एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए यह आवश्यक है कि किसी जाति की सांख्यिकीय शक्ति एक स्तर पर बनी रहे। ऐसी आशा करना और ब्रह्मचार्य धारण करने की घोषणा करना ऐसा ही है जैसे क्षीण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त स्राव की विधि अपनाना। इसलिए किसी समुदाय के अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से असफल सिद्ध होता है। यह जाति के हित में है कि परिवार वृद्धि के लिए उसे गृहस्थ ही बनाए रखा जाए, लेकिन फिर समस्या पैदा होती है उसे जाति के अंदर ही एक पत्नी उपलब्ध कराने की। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी जाति में एक पुरुष एक औरत का अनुपात कायम रखना चाहिए और किसी को भी विवाह के दो अवसर प्रदान नहीं किए जा सकते, क्योंकि स्वयं अपने को एक घेरे में बंद कर लेने की किसी जाति में ऐसी अनेक विवाह योग्य महिलाएं होती हैं जिन्होंने विवाह योग्य पुरुष चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यक्ति के लिए
ऐसी नववधु की व्यवस्था करनी होगी जो विवाह योग्य आयु वर्ग की न हो, ताकि वह व्यक्ति समुदाय से जुड़ा रहे। समुदाय से बाहर लगातार निकलते रहने में संख्या में कमी होने के खतरे को इस प्रकार टाला जा सकता है और समुदाय की अंतर्विवाह पद्धति और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। अब यह स्पष्ट है कि 4 तरीके अपनाकर नर नारी की संख्यात्मक असमानता सरलता से दूर की जा सकती है। ये तरीके हैं: विधवा को मृतक पति के साथ जला देना, अनिवार्य वैधव्य जलाने से कम कठोर तरीका, विधुर का ब्रह्मचर्य का आरोपण और विवाह योग्य आयु वर्ग में न पहुंची लड़की के साथ विवाह। विधवा का जलाना और विधुर पर ब्रह्मचर्य का आरोपण समुदाय की अंतर्विवाह पद्धति बनाए रखने के प्रयास संदेहात्मक उपयोग के हैं और मेरे द्वारा ऊपर वर्णित सभी विकल्प साधन की भांति कार्य करते हैं। साधन अन्य शक्तियों की भांति जब उन्मुक्त या सक्रिय हो जाते हैं तो वे लक्ष्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर इन साधनों द्वारा रचित लक्ष्य क्या है? ये अंतर्विवाह पद्धति की रचना करते हैं और उसे शाश्वत बनाते हैं, और जैसा कि विविध परिभाषाओं की हमारी व्याख्या से स्पष्ट है कि जाति तथा अंतर्विवाह दोनों एक ही चीज है। इन साधनों का अस्तित्व जाति के समान ही है और जाति में ये दोनों समाहित होते हैं। मेरी राय में जातियों वाली समाज व्यवस्था में सामान्यतः जाति रचना का यही स्वरूप होता है। अब हमें इन सामान्य बातों के संबंध में प्रकट किए गए उच्च विचारों से हिंदू समाज में जातियों की स्थिति की ओर मुड़कर उनकी रचना पर विचार करना चाहिए। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि पुरातन को उद्घाटित करने का प्रयास करने वालों के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित होती है और भारत में जाति संस्था निश्चित ही बहुत पुरातन है। तब विशेषकर और भी अधिक सत्य बन जाता है जबकि आधिकारिक और लिखित कार्ड न रखा गया हो, या जहाँ लोग हिंदुओं की भांति ऐसे हों जो इतिहास लेखन को मूल मानते हों, क्योंकि वे तो विश्व को माया समझते हैं, लेकिन संस्थाएं जीवित रहती है। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक अभिलेखों में उनको स्थान नहीं मिल पाता है। कभी कभी रीति रिवाज और नैतिकताएं जीवाश्म का कार्य संपन्न करती हैं जो अपने इतिहास का स्वयं वर्णन करते हैं। यदि यह सही है तो हम यथेष्ट रूप में उपकृत हो सकेंगे यदि हम यह निरीक्षण कर सकें कि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त नारी की समस्या के निराकरण हेतु हिंदू किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इस संबंध में हिंदू समाज की कार्यशैली भले ही जटिल रही हो, लेकिन किसी सामान्य पर्यवेक्षक की दृष्टि में पत्नी संबंधी 3 असाधारण बातें प्रस्तुत हो जाती हैं। ये इस प्रकार है: सती होना अथवा चिता में पति के साथ भस्म हो जाना, जबरदस्ती लादा गया विधवापन जबकि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती, बालिका विवाह। इसके अतिरिक्त विदुर की संन्यास ग्रहण की लालसा का भी आभास मिलता है, लेकिन कतिपय मामलों में यह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक स्थितिवश भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ऐसे रिवाजों के संबंध में आज तक कोई वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। इन रिवाजों को क्यों सम्मान प्रदान किया गया, इस संबंध में बहुत सी बातों का उल्लेख है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और अस्तित्व के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल रिव्यू के खंड 6 में प्रकाशित A. K. कुमार स्वामी के लेख सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वुमेन में कहा गया है कि सती को इसलिए प्रतिष्ठा प्रदान की गई क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की पूर्ण एकता का प्रमाण है और मृत्युपरांत पति भक्ति का भी प्रमाण है, क्योंकि इसमें पतित्व का आदर्श निहित है, जिसे उमा के इस कथन में भली भांति प्रस्तुत किया गया है कि पति भक्ति ही नारी को प्रतिष्ठा प्रदान करती है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। और
वह अति हृदयस्पर्शी वाणी में कहती है, हे महेश्वर, यदि तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो तो मैं स्वर्ग की भी कामना नहीं करती। मैं नहीं जानता कि अनिवार्य वैधता को प्रतिष्ठा क्यों प्रदान की गई है, और न मैं अभी तक किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ जिसने इसका गुणगान किया हो। लेकिन फिर भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं अति जो इसके प्रति आस्थावान है। बालिका विवाह के प्रशस्ति गान का माननीय डॉक्टर केतकर ने इन शब्दों में वर्णन किया है। वास्तव में किसी आस्थावान नर या नारी को उसके अतिरिक्त जिससे वे अबद्ध हुए हैं, किसी अन्य नारी या नर के प्रति अनुराग प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का शुद्धाचरण विवाह के बाद ही अनिवार्य नहीं होता, वरन विवाह पूर्व भी होता है। यह सही सतीत्व का आदर्श होता है, क्योंकि कोई भी कुमारी यदि जिससे उसका विवाह होने वाला हो उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती है तो पवित्र नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसे नहीं मालूम रहता कि उसका विवाह किससे होने वाला है। अतः विवाह से पूर्व उसे किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग नहीं होना चाहिए। यदि उसे किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी प्रतीति होती है तो यह एक पाप कर्म है। इससे पूर्व कि उसमें सेक्स चेतना उत्पन्न हो, यह उत्तम होगा कि वह जान ले कि उसे किससे प्रेम करना चाहिए। इसलिए बालिका का विवाह किया जाता है। आडंबरपूर्ण भाषा और पटु कुतर्क यह इंगित करते हैं कि ऐसे रीति रिवाजों को प्रतिष्ठा क्यों प्रदान की गई है, किंतु वे यह नहीं बताते कि इन पर अमल क्यों किया गया। मेरी अपनी व्याख्या है कि उन्हें इसलिए प्रतिष्ठित किया गया क्योंकि उस पर अमल किया जा रहा है था जिसे 18वीं सदी में हुए व्यक्तिवाद के विकास का तनिक भी ज्ञान है, वह मेरी इस टिप्पणी को पसंद करेगा। प्रत्येक कालावधि में आंदोलन विशेष महत्व का होता है और इसकी उपयुक्तता सिद्ध करने वाला और इसको नैतिक समर्थन प्रदान करने वाला विचार दर्शन बहुत बाद में विकसित होता है। इसी भांति मैं यह कहूँगा कि इन रिवाजों की इतनी अधिक प्रशंसा इसलिए की गई है कि इनके व्यावृत होने के कारण इन्हें प्रशस्ति की आवश्यकता थी। यह रीति रिवाज क्यों पैदा हुए, इस संबंध में मेरा कहना है कि जाति का ढांचा तैयार करने, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक विचार दर्शन की आवश्यकता थी, या हम यह कह सकते हैं कि कड़वी गोली को रुचिकार बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये रीति रिवाज परिष्कृत मस्तिष्क वाले के लिए इतने घृणित और हृदय विदारक थे कि उनमें मिठास उत्पन्न करना जरूरी था। ये रीति रिवाज वास्तव में साधन मात्र थे। जबकि उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनसे प्राप्त हुए परिणामों से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि साधन का आदर्शीकरण आवश्यक होता है और इस खास मामले में उत्प्रेरित होकर ऐसा किया गया ताकि वह अधिक प्रभावकारी हो सके। साधन को लक्ष्य कहने से इसके अलावा कोई हानि नहीं होती है कि उसका वास्तविक स्वरूप छिप जाता है, लेकिन इस प्रकार उसका स्वभाव लुप्त नहीं हो जाता, वह साधन ही बना रहता है। आप एक कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियों को कुत्ता कहा जाएगा। यह ऐसी ही बात होगी जैसे किसी साधन को लक्ष्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन बिल्लियों को कुत्ता घोषित कर आप उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते। यही बात साधन और लक्ष्य पर लागू होती है। फलतः मेरी यह प्रस्थापना सही है कि चाहे उन्हें साधन स्वीकार किया जाए या लक्ष्य, लेकिन सती जबरन लादा गया वैधव्य तथा बालिका विवाह प्रथा का प्रमुख उद्देश्य जाति के अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त नारी की समस्या का हल करना और अंतर विवाह को कायम रखना था। इन प्रथाओं के अभाव में अंतर विवाह प्रथा कड़ाई से नहीं लागू की जा सकती और बिना अंतर विवाह के जाति शुद्ध नहीं रह पाती, वह नकली हो जाती है। भारत में जाति प्रथा की सर्जना और परीक्षण की रचना विधि की व्याख्या करने के बाद उसके उद्गम के संबंध में प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है।
उद्गम का प्रश्न सदैव झुंझलाहट पैदा करने वाला होता है और जाति समस्या के अध्ययन करने के दौरान इसकी अवहेलना हुई है। किसी ने इसकी उपेक्षा की हो तो अन्य ने इसके साथ छलना की। कुछ ऐसे सोच के चक्कर में भी पड़ गए हैं कि क्या उद्भव जैसी कोई बात भी हो सकती है, और उनका सुझाव है यदि हम उद्भव अर्थात ओरिजिन शब्द के प्रति अपने रुझान को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो यह उत्तम होगा कि हम इसके बहुवचन शब्द जाति उद्भवों का प्रयोग करें। मैं भारत में जाति व्यवस्था के उद्भव जैसे शब्दों के किसी प्रकार के चक्कर में नहीं फंसा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही इस प्रस्थापना को सिद्ध कर चुका हूँ कि जाति का मुख्य चरित्र अंतर्विवाह है, और जब मैं जाति प्रथा का उद्भव शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इससे मेरा आशय है अंतर्विवाह व्यवस्था के उद्भव की रचना विधि। समाज की व्यष्टि प्रधान एटमिस्टिक संकल्पना का जो राजनीतिक भाषणों में अत्यधिक लोक प्रचलन, मैं इसे अधिष्ठता का प्रचलन कहने वाला था, किया गया है, यह सबसे बड़ी बकवास है। यह कहना अर्थहीन है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि समाज तो सदैव ही वर्गों के सम्मिलन से बनता है। वर्ग संघर्ष की बात पर बल देना अतिशयोक्ति है, लेकिन समाज में अनेक वर्गों का अस्तित्व तथ्यात्मक है। इन वर्गों के अस्तित्व का आधार भिन्न भिन्न हो सकता है। ये आधार आर्थिक या बौद्धिक या सामाजिक हो सकते हैं, किंतु व्यक्ति सदैव ही समाज के किसी वर्ग का सदस्य होता है। यह एक विश्वव्यापी तथ्य है और हिंदू समाज इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता था, और जैसा कि हमें ज्ञात है कि वह ऐसा नहीं था। यदि हम इस सामान्यीकरण को ध्यान में रखें तो जाति की उत्पत्ति के अध्ययन से हमारा प्रयास बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि हमें यही तो निश्चित करना है कि वह वर्ग कौन था जिसने सर्वप्रथम जाति का स्वरूप ग्रहण किया, क्योंकि कहा यह जाना चाहिए कि वर्ग और जाति सहोदर है और उनमें नाम मात्र का अंतर है। एक जाति बाड़े में घिरा वर्ग ही होती है। जाति के उद्भव के अध्ययन से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि वह कौन सा वर्ग था जिसने अपने लिए बाड़ा खड़ा किया। यह प्रश्न अत्यधिक जिज्ञासा पैदा करने वाला प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसके उत्तर से ही देश की जातियों के उद्भव और विकास का रहस्य उद्घाटित हो सकेगा। दुर्भाग्यवश मैं इसका प्रत्यक्ष उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं इसका अप्रत्यक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी कहा कि हिंदू समाज में कुछ प्रथाएं प्रचलित थी। इस तथ्यात्मक वक्तव्य को सही सिद्ध करने हेतु इसकी अर्हता के संबंध में कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि वक्तव्य यह प्रकट करता है कि ये प्रथाएं सर्वव्यापी थीं। अपने समस्त प्रतिबंध के साथ ये प्रथाएं केवल एक जाति में पाई जाती है। वह जाति है ब्राह्मणों की, जिसको हिंदू वर्ण व्यवस्था में समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि इन्हें गैर ब्राह्मण वर्गों ने ब्राह्मणों से ग्रहण किया था। अतः उनका पालन न तो उतनी कड़ाई से होता है और न उतनी पूर्णता से। यदि इन प्रथाओं का गैर ब्राह्मण वर्गों में प्रचलन ब्राह्मणों से आया है, जैसा कि सरलता से सिद्ध किया जा सकता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए यह तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि जाति संस्था का जनक ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग ने अपने स्वयं की घेराबंदी एक जाति के रूप में क्यों कर ली थी, यह एक भिन्न प्रश्न है। इसके उत्तर का उपयोग बाद में किया जाएगा। लेकिन इन प्रथाओं का कड़ाई से पालन और सभी प्राचीन सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग द्वारा सामाजिक उच्चता का अधिक ग्रहण यह सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है कि उन्होंने ही इस अस्वाभाविक संस्था को जन्म दिया और अस्वाभाविक ढंग से इसको कायम रखा। अब मैं अपने पेपर के
उस तीसरे भाग पर विचार करूंगा जिसमें समस्त भारत में जाति व्यवस्था की अभिवृद्धि और विस्तार संबंधी प्रश्न का उल्लेख किया गया है, जिसका उत्तर दिया जाना है। वह प्रश्न है, गैर ब्राह्मणों में जाति संस्था का विस्तार कैसे हुआ? देश में जाति संस्था के विस्तार की ओर उतना भी ध्यान नहीं दिया गया है जितना उसके उद्भव की ओर दिया गया। मैं समझता हूँ कि उसका मुख्य कारण यह रहा है कि विस्तार और उद्भव संबंधी दो प्रश्नों को अलग अलग करके नहीं देखा गया है। इसका कारण यह है कि विद विद्वत्जनों विद्वानों की सामान्य धारणा यह रही है कि जाति व्यवस्था किसी स्मृतिकार द्वारा विनम्र भारतीय जनता के बीच एक दैवी प्रसार के रूप में बांट दी गई थी, या फिर भारत के असाधारण समाज विकास नियम के अधीन अस्तित्व में आई थी। मैं सर्वप्रथम भारत के स्मृतिकार के संबंध में कहूँगा। प्रत्येक देश में आपातकाल में अवतार के रूप में उत्पन्न होते हैं ताकि पतित समाज को सही दिशा बोध कराया जा सके और न्याय तथा नैतिकता का विधान दिया जा सके। भारत के स्मृतिकार मनु यदि वास्तव में कोई व्यक्ति थे तो वह निश्चित ही अदम्य साहसी थे। यदि यह कथन सही है कि मनु ने जाति विधान की रचना की थी तो वह अवश्य ही एक दुस्साहसी व्यक्ति रहे होंगे और जिसे समाज ने उनके समाज विभाजन नियम को स्वीकार किया वह अवश्य ही उससे भिन्न रहा होगा जिससे हम अवगत हैं। यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि जाति विधान कोई प्रदत्त वस्तु थी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि मनु ऐसे विविध निर्माण के बाद जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि ऐसा कौन सा वर्ग हो सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित विधान के कारण पतितावस्था को पहुँच पशुवत जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर ले और दूसरा गगनचुंबी स्थल पर आसीन हो जाए, जब तक वह इतना घोर अत्याचारी व्यक्ति न रहा हो कि समस्त जनता को अपने अधीनस्थ कर सकता हो, तब तक यह सोचा भी नहीं जा सकता कि उसे इतना अवसर दिया जा सकता था कि पूर्णतः ऐसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं को समाज पर लाद दे जिसका सरसरी तौर पर किए गए अवलोकन से भी पता लग सकता है। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं मनु के प्रति कठोर हूँ, लेकिन मैं भली भांति जानता हूँ कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसके भूत को मृत्यु का शिकार बना सकूं। वह तो एक मृत शरीर आत्मा की भांति विचरण करता है और आकर्षक है तथा मुझे आशंका है कि वह अभी दीर्घजीवी बना रहेगा। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जाति धर्म का नियम मनु द्वारा प्रदत्त है और न वह ऐसा कर ही सकता था। जाति तो मनु के बहुत पहले से ही कायम थी। कि जाति धर्म का नियम न मनु द्वारा प्रदत्त है और न वह ऐसा कर सकता था। जाति तो मनु के बहुत पहले से ही कायम थी। वह इसका समर्थक था, इसलिए उसने उसके विचार दर्शन की रचना की, किंतु यह निश्चय है कि वह वर्तमान हिंदू समाज विधान का स्थापक नहीं था और न वह ऐसा कर ही सकता था। जाति नियमों के संहिताकरण और जाति धर्म का उपदेश देने के बाद उसका कार्य समाप्त हो गया था। जाति व्यवस्था का प्रसार और विकास तो एक बहुत विशाल कार्य था जिसको कोई एक व्यक्ति या वर्ग अपनी शक्ति या चातुर्य से पूरा नहीं कर सकता था। ऐसा ही तर्क इस प्रस्थापना पर भी लागू होता है कि ब्राह्मण वर्ग जाति प्रथा का रचयिता था। मैंने मनु के संबंध में जितना कुछ कहा है उससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही इंगित करना चाहूँगा कि ऐसा मनु के संबंध में कुछ अधिक कहने का विचार गलत होगा और दुर्भावनापूर्ण होगा। ब्राह्मण अनेक गलतियां करने के दोषी रहे हों और मैं कह सकता हूँ कि वे ऐसे दोषी थे, लेकिन जाति व्यवस्था को गैर ब्राह्मणों पर लाद सकने की उनमें क्षमता नहीं थी। उन्होंने अपनी तर्क पटुता से भले ही
इस प्रक्रिया को सहायता प्रदान की हो, लेकिन अपनी ऐसी योजना को निश्चित रूप से अपने सीमित क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ा सकते थे। समाज को अपने स्वरूप के अनुरूप ढालना कितना गौरवशाली और कितना कठिन कार्य होता है। ऐसा कार्य करने में किसी को भी आनंद प्राप्त हो सकता है और वह इसे प्रशस्ति कार्य कह सकता है, लेकिन वह इसे बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। मेरे आलोचनात्मक आक्रमण की प्रचंडता अनावश्यक प्रतीत हो सकती है, किंतु मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि यह अकारण नहीं है। कट्टरपंथी हिंदुओं में ऐसी घोर आस्था व्याप्त है कि हिंदू समाज येन केन पराक्रम प्रारंभ से ही जाति व्यवस्था के अधीन रहा, और यह ऐसा संगठन है जिसे शास्त्रों ने सूचित होकर रचा। इतना ही नहीं कि इस प्रकार की अवस्था विद्यमान है, वरन इसको इसलिए उपयुक्त बताया जाता है कि इसकी रचना शास्त्रों ने की है। अतः यह लाभकारी होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, और शास्त्र गलत हो ही नहीं सकते। मैंने ऐसे दृष्टिकोण के विपरीत यह सब मात्र इसलिए नहीं कहा कि यह वैज्ञानिक आधार के सामने टिक नहीं सकता, और न उपदेश के सहायतार्थ ही कहा है, जो इसके विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं। उपदेशों से न तो जाति व्यवस्था का निर्माण ही हुआ और न वे इसे विनिष्ट ही कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य तो इस दृष्टिकोण के उस छद्म रूप को इंगित करना है जिसने धार्मिक अनुगतियों की अति प्रशंसा कर उन्हें वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया है। भारत में जाति व्यवस्था का विस्तार के प्रश्न को हल करने में महापुरुषों को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाला सिद्धांत अधिक सहायता प्रदान नहीं करता है। पाश्चात्य विद्वान क्योंकि वीर पूजा पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं, अतः इस संबंध में उन्होंने अन्य प्रकार की व्याख्याओं का सहारा लिया। भारत में जिन केंद्र बिंदुओं के आसपास जातियों का निर्माण हुआ था, उनकी राय में वे थे पेशा, कबीलियाई संगठनों आदि के उत्तरजीवी अवशेष, नई आस्थाओं का उत्थान, वर्णसंकर संतति तथा प्रवसन। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि क्या दुनिया के अन्य समाजों में ऐसे केंद्र बिंदु उपलब्ध नहीं थे, और क्या ये भारत की ही विशेषता थे? यदि वे भारत मात्र की विशेषता नहीं थे और दुनिया के अन्य देशों में सामान्यतः उपलब्ध थे, तो क्या कारण था कि वे दुनिया के अन्य भागों में जाति व्यवस्था को जन्म नहीं दे पाए? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि वे देश वेदभूमि भारत में अधिक पवित्र थे, या अथवा प्रोफेसरों से भूल हुई? मैं समझता हूँ कि दूसरी बात सही है। अनेक पेपर लेखकों ने अपनी अपनी प्रस्थापना को, जो उक्त में से इस या उस केंद्र बिंदु पर आधारित है, बड़ा सैद्धांतिक मूल्य प्रदान किया है, लेकिन खेद की बात है कि उनका गहराई से निरीक्षण करने पर यही ज्ञात होता है कि वे दिए गए चित्र में रंग भरने के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो मैथ्यू आर्नल्ड के शब्दों में बिना ऊंची बात के ऊंचा नाम, ऊंची दुकान फीका पकवान के सदृश हैं, ऐसी ही जाति संबंधी वे प्रस्थापना है जो सर डेंजिल इब्सन, नेस्फील्ड, सोनाट और सर एच रिस्ले ने प्रस्तुत की है। उनकी सामूहिक आलोचना के रूप में कहा जा सकता है कि वे आकार परख शास्त्र के आत्माश्रय दोष, मेरी ही बात सही मानने का दोष का अदृश्य स्वरूप है। उदाहरणार्थ, नेस्फील्ड महोदय का कथन है कि कर्म क्रिया ही वह आधार है जिस पर भारत में जाति व्यवस्था कर्म क्रिया या व्यवसाय पर आधारित है। लेकिन यह तो बहुत ही निकम्मी खोज है कि हमें नेस्फील्ड महोदय से अभी से यह जानकारी हासिल करनी है कि एक पेशेवर समुदाय क्यों कर एक जाति में परिवर्तित हो गया है। ये अन्य नरवंश विज्ञान शास्त्रियों की प्रस्थापनाओं के संबंध में भी सहर्ष कुछ कहता यदि नेस्फील्ड महोदय उनके प्रतिरूप न होते।
मैं उन सिद्धांतों की आलोचना करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहता जिनमें हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सूत्र के अंतर्गत जाति व्यवस्था को विघटन नियम से उत्पन्न घटना बताया गया है। यह कट्टर मंडनकर्ताओं की भाषा में जीव में होने वाला ढांचाई विभेदीकरण माना गया है, या वंशोन्नति शास्त्रियों के नियम का पूर्व में किया गया परीक्षण कहा गया है। मैं समझता हूँ कि ये सब सिद्धांत एक ही प्रकार की भ्रांतियों से त्रस्त हैं जो जाति व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं, या फिर इन नियमों को लागू किए जाने के पूर्वानुमान पर इसे अर्थात जाति व्यवस्था को जानबूझकर असहाय और विनीत जनता पर लाद दिया गया मानते हैं। इतना कहने के बाद इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। प्रारंभ में ही यह समझ लेना उचित होगा कि अन्य समाजों की भांति हिंदू समाज भी वर्गों द्वारा गठित हुआ था। प्रारंभ में सुविदित वर्ग थे: ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, वैश्य या व्यवसायी वर्ग, और शूद्र या शिल्पकार अथवा सेवक वर्ग। इस तथ्य की ओर खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह मूलतः वर्ग व्यवस्था थी। इसमें योग्यता प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकते थे। फलतः वर्गों के क्रमिकों में परिवर्तन हो जाया करता था। हिंदू इतिहास काल के किसी अवसर पर पुरोहित वर्ग ने हिंदू संस्था के अन्य जनों से अपने को सामाजिक रूप में विलय कर लिया और संवृत घेरे में बंद रहने की नीति अपनाकर स्वयं एक जाति बन गया। सामाजिक श्रम विभाजन की मान्यता के फलस्वरूप अन्य विभेदीकरण उत्पन्न हो गए, जिससे कुछ बड़े समूह और कुछ छोटे समूहों में बंट गए। वैश्य और शूद्र के मौलिक रूप में अविकसित जीवाणु जैसे थे, जो वर्तमान में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों के निर्माता तत्व बने। क्योंकि सैनिक पेशे के लोग अति सरलतापूर्वक छोटे छोटे उपभागों में विभाजित नहीं हो पाते हैं, फलतः वे सैनिकों और प्रशासकों के रूप में बदल गए होंगे। समाज में उपविभाजन होना बड़ा स्वाभाविक कार्य है, लेकिन ऐसे उपविभाजन में अस्वाभाविक बात यह हुई है कि उन्होंने वर्ग व्यवस्था का खुला चरित्र खो दिया और अपने आत्मसंवर्त घेरे में बंद यूनिटों अर्थात जातियों में बदल लिया। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या उन्हें दूसरों के लिए अपने द्वार बंद करने या संवृत होने पर मजबूर किया गया, या उन्होंने स्वयं ही ऐसा तरीका अपनाना स्वीकार किया था। मेरा कहना है कि इसका दोहरा उत्तर है। कुछ ने स्वयं दरवाज़ा बंद कर लिया, कुछ ने पाया कि दूसरों ने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है और दूसरी समाज की यांत्रिक व्याख्या है, लेकिन ये एक दूसरे की पूरक हैं और जाति रचना की घटना को पूर्ण रूप से समझने के लिए दोनों आवश्यक हैं। पहले मैं मनोवैज्ञानिक व्याख्या के संबंध में कुछ कहूँगा। इस संबंध में जिसका उत्तर देना है वह प्रश्न है कि ये औद्योगिक, धार्मिक या कोई अन्य उपविभाजन, आप चाहें तो इन्हें वर्ग कह लें, चेतन, संवृत या अंतर्विवाही क्यों बन गए? मेरा उत्तर है क्योंकि ब्राह्मण ऐसे ही थे। अंतर्विवाह या संवृत नीति हिंदू समाज में प्रचलित थी और क्योंकि ब्राह्मणों से आरंभ हुआ था, इसलिए इसकी सभी गैर ब्राह्मण उपविभाजित जातियों या वर्गों ने नकल की और वे भी अंतर्विवाही बन गए। विभागीकरण की भावी दौड़ के कारण अनुकरण का संक्रामक रोग उपविभाजितों पर छा गया और उसने उन्हें जातियों में बदल दिया। अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत गहराई से छाई हुई है और भारत में जातियों के निर्माण का अपर्याप्त कारण नहीं समझा जाना चाहिए। जातियों के अपर्याप्त कारण यही समझाना चाहिए। यह कितनी गहराई से दिमाग में छाई रहती है।
इस संबंध में वॉल्टर बेजहार्ट का कहना है कि हमें अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत गहराई से छाई हुई है और भारत में जातियों के निर्माण का अपर्याप्त कारण नहीं समझा जाना चाहिए। ये नहीं समझाना चाहिए, यही समझाना, मेरे को लगता है यही समझा जाना चाहिए। यह कितनी गहराई से दिमाग में छाई रहती है। इस संबंध में वॉल्टर वेजहार्ट का कहना है कि हमें अनुकरण प्रवृत्ति को स्वेच्छित या सचेत बात नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत यह मस्तिष्क के दुर्बोध भाग में व्याप्त रहती है, जिसकी कल्पना चैतन्य रूप में ही व्यक्त नहीं होती, वरन यह अनुभव कठिन होता है कि वह विद्यमान है। इसका पूर्वानुमान समय पर लगाना तो एक तरफ रहा, इसकी अनुभूति भी नहीं हो पाती। हमारी स्वभावगत अनुकरण भावना का मुख्य स्थल हमारी आस्था भावना है, और जिन पूर्वगामी कारणों से हम किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, वे हमारे समाज के अति दुर्बाध अंग है। जहाँ तक विश्वास कर लेने के अनुकरणीय स्वभाव का संबंध है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। गैब्राइल टाडे ने अनुकरण की ओर रुझान को अपने वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बनाया और अनुकरण के 3 नियम बताए हैं। उनके एक नियम के अनुसार अनुकरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर आरंभ होती है। उनके ही शब्दों में, अवसर मिलने पर संभ्रांत व्यक्ति सर्वत्र ही और सदैव ही अपने नेताओं, अपने सम्राटों और सर्वसत्ता संपन्नों का अनुकरण करते हैं, और इसी प्रकार अक्सर आम लोग संभ्रांतों का अनुकरण करते हैं। टाडे का अन्य अनुकरण नियम है कि अनुकरण नियम का विस्तार और प्रखरता दूरी के अनुपात में प्रति व्यक्ति रूप में भिन्न भिन्न होती है। उनके ही शब्दों में, अपने से समीपस्थ श्रेष्ठ व्यक्ति का सबसे अधिक अनुकरण किया जाता है। वास्तव में मॉडल आदर्श व्यक्ति के उदाहरण का अवसर सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, जो इसकी दूरी तथा प्रत्यक्ष श्रेष्ठता से प्रतिलोम के रूप में कार्य करता है। दूरी का अर्थ यहाँ भौगोलिक न होकर समाजशास्त्री है। वह नाप के अनुसार हमसे कितनी ही दूर क्यों न हो, किंतु यदि हमारे उससे अनेक तथा दैनिक संपर्क बने रहते हों, और यदि उसका अनुकरण करने की अपनी इच्छा पूर्ति हेतु हमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, तो इस अर्थ से वह हमारे समीप होता है। अति समीपी और अल्प अंतर पर स्थित व्यक्ति का अनुकरण कर सकने संबंधी नियम यह स्पष्ट कर देता है कि उच्चतर सामाजिक श्रेणी द्वारा प्रस्थापित उदाहरण का किस प्रकार क्रमिक और निरंतर प्रयास होता है। यह प्रस्थापना प्रमाणित करने हेतु, जबकि वास्तव में उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि कुछ जातियों की रचना अनुकरण के कारण हुई है। सबसे उत्तम विधि मेरे विचार से यह देखना है कि अनुकरण के कारण हुई संरचना की जीवंत परिस्थितियां हिंदू समाज में विद्यमान हैं कि नहीं। अनुकरण करने हेतु प्रामाणिक आधार पर परिस्थितियां इस प्रकार होनी चाहिए: अनुकरण के स्रोत की समूह में प्रतिष्ठा हो और समुदाय के सदस्यों के बीच यथेष्ट और दैनिक संपर्क बना रहता हो। इसमें संदेह करने की बहुत कम गुंजाइश है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां मौजूद थीं। ब्राह्मण अर्धईश्वर के समान माना जाता है। वह जीवन यापन विधि निर्धारित करता है और अन्य को उसी के अनुरूप ढालता है। उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता और वह आनंद और शुभ का मूल स्रोत होता है। जिस ऐसे व्यक्ति का धार्मिक ग्रंथों में यशोगान हुआ हो और जो ब्राह्मण परक समाज के सदस्यों द्वारा पूजित हो, क्या वह विनीत मानवता पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में असफल हो सकता है? यदि यह सब सत्य है तो सहज ही समझा जा सकता है कि उसे अनंत क्यों माना गया है। ऐसा व्यक्ति तो अनुकरणीय से भी अधिक योग्य होता है और कम से कम उसका अनुकरण तो किया ही जाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति अंतर्विवाह व्यवस्था का अनुपालक हो तो क्या समाज के शेष लोग उसका अनुकरण न करें?
यह मानवता की कैसी असहाय स्थिति है। ऐसी स्थिति चाहे गंभीर विचारक की हो या चंचल नारी की, उसे तो झुकना ही पड़ता है। कुछ अन्य किया भी तो नहीं जा सकता। अनुकरण सरल होता है और आविष्कार कठिन। जाति निर्माण में अनुकरण नियम किस प्रकार प्रभावकारी होता है, इसे समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जाति संरचना के प्रारंभ काल में प्रचलित रीति रिवाजों को गैर ब्राह्मण वर्गों का समर्थन प्राप्त था। भारत के इतिहास काल में बिना किसी वैचारिक समर्थन के ये अनुकरण भाव हिंदू मस्तिष्क पर आच्छादित हो गए और आज भी वैसी ही स्थिति है, क्योंकि अब इन्हें किसी प्रकार के वैचारिक समर्थन ही नहीं वरन आस्था मात्र की आवश्यकता भर है। वैचारिक समर्थनहीन आस्था का रूप जलाशय में फैली काई के समान होता है और केवल एक ही प्रकार से सती, बाध्य वैधता और बालिका विवाह प्रथा के पालन की व्यापकता के अनुरूप हिंदू समाज में जाति की हैसियत प्रत्यक्षतः बदलती रहती है। इन प्रथाओं का पालन एक जाति को दूसरी जाति से पृथक करने वाली दूरी, मैं इस शब्द का प्रयोग टाडे की परिभाषा के अनुसार कर रहा हूँ, दूरी पर निर्भर करता है। ब्राह्मणों के समीपस्थ जातियों ने इन सभी प्रथाओं का अनुकरण किया है और कड़ाई के साथ इनका पालन किया है। जो कम समीप रही हैं उन्हें बाध्य वैधव्य और बालिका विवाह का अनुकरण किया है। जो इससे भी कम समीप रही हैं उन्होंने केवल बालिका विवाह को माना और जो अधिक दूर रही है उन्होंने जाति व्यवस्था के सिद्धांत पर आस्था बनाए रखी है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि ऐसा अपूर्ण अनुकरण अंशतः उस कारण से हुआ जिसे टाडे ने दूरी बताया है और अंशतः प्रथाओं के बर्बर होने के कारण हुआ है। यह घटना टाडे के नियम को भली भांति उजागर कर देती है और इसमें कोई संदेह शेष नहीं रहता है कि ऊपर वालों को नीचे वालों के द्वारा अनुकरण की प्रक्रिया ही भारत में जाति संरचना की संपूर्ण प्रक्रिया रही है। यहाँ पर मैं अपने पूर्व निष्कर्षों का उल्लेख करूँगा जो आपको आकस्मिक एवं असमर्थित प्रतीत हुए हों। तब मैंने कहा था कि 3 विचाराधीन प्रथाओं की सहायता से ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम जाति संरचना का ढांचा खड़ा किया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण यह था कि मेरे मतानुसार अन्य वर्गों में मौजूदगी व्युत्पन्न स्वयं मूलक में ही नहीं वरन अन्य स्रोत से ग्रहण की हुई थी। मैंने यह बताया कि अनुकरण नियम ने इन प्रथाओं के गैर ब्राह्मण वर्गों के प्रसार में साधन अथवा आदर्श की भूमिका अदा की है। यद्यपि अनुकरणकर्ता इससे भिज्ञ नहीं रहा है, वे उनमें व्युत्पन्न रूप में वर्तमान है। यदि गैर ब्राह्मणों में इन प्रथाओं का अस्तित्व व्युत्पन्न है तो उनका मूल स्रोत भी अवश्य होना चाहिए जो कि श्रेष्ठ हो और अन्य के सम्मुख जातियां होती हैं। अभी यह मालूम करना शेष रह गया है कि पेशे वाले समूह यदि गैर ब्राह्मणों में इन प्रथाओं का अस्तित्व व्युत्पन्न है तो उनका मूल स्रोत भी अवश्य होना चाहिए जो कि श्रेष्ठ हो और अन्य के सम्मुख एवं अनुकरणीय स्वरूप प्रस्तुत कर सकने वाला हो। लेकिन धर्म शासित समाज में पुरोहित वर्ग के अतिरिक्त कौन ऐसा हो सकता है? यह कथन उनकी कहानी को पूरा कर देता है जो इतने शक्तिहीन थे कि अन्य का प्रवेश रोकने के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकते थे। अब हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि अन्य ने अर्थात गैर ब्राह्मण ने दरवाजे के बाहर कर दिए जाने के कारण अपने दरवाजे को अंदर बंद कैसे कर लिया। मैं इसे जाति संस्था की यांत्रिक प्रक्रिया कहता हूँ। ऐसा होना अनिवार्य था, अतः यह यांत्रिक प्रक्रिया थी।
विलय की व्याख्या हेतु इस प्रकार के चिंतन और मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर मेरे पूर्व वक्ताओं का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि जाति को वे स्वतः एक यूनिट समझते रहे, न कि समाज व्यवस्था के अंदर की एक यूनिट। ऐसी भूल या समझ की कमी विषय वस्तु को समझने और उसकी सही व्याख्या करने में बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई है। मैं एक टिप्पणी के साथ, जिसे आप सानुरोध अपने मस्तिष्क में निरंतर धारण किए रहे इस विषय के संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। यह रिमार्क है। एक वचन में जाति शब्द अवास्तविक है। जातियां सदैव ही बहुवचन हैं। जाति जैसी कोई चीज नहीं होती, वरन अस्तित्व सदैव जातियों का होता है। मैं अपने इस कथन की व्याख्या करूंगा। ब्राह्मणों ने स्वयं को एक जाति में परिवर्तित कर गैर ब्राह्मण जातियों को जन्म दे दिया, या अपने ढंग से मैं यह कहूंगा कि उन्होंने अपने को दरवाजे के अंदर बंद कर अन्य को बाहर कर दिया। मैं दूसरा उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। अब समस्त भारत पर विचार करें, जहाँ भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं वाली अनेक जातियां रहती है, जो अपनी आस्थाओं के कारण हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी के नाम से जानी जाती है। हिंदुओं को छोड़ शेष सभी स्वयं में जाति विहीन जातियां हैं, लेकिन एक दूसरे के संदर्भ में वे जातियां हैं। यदि पहली चार जातियां अपने को अलग से घेरे में बंद कर लें, तो पारसी प्रत्यक्षता घेरे के बाहर हो जाते हैं, या परोक्ष में अपने घेरे बंद हो जाते हैं, प्रतीकात्मक रूप में अपने घेरे में बंद हो जाते हैं। देखा जाए तो यदि क ग्रुप अपने को अंतर्विवाही बना लेता है, तो परिस्थितिवश ख को मजबूरन ऐसा ही बनना पड़ेगा। अब इसी तर्क को हिंदू समाज पर लागू कीजिए, तो इसके अंतर्निहित द्विगुणीकरण गुण के फलस्वरूप इसके जलनशील चरित्र की अन्य व्याख्या स्पष्ट हो जाती है, जो नवप्रवर्तन जाति के आचार, धार्मिक और सामाजिक विधान का गंभीर उल्लंघन करने वाले होते हैं। उन्हें जाति द्वारा सहन करना संभव नहीं होता और अवज्ञा करने वाले सदस्यों को जाति से बाहर कर देने का खतरा पैदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब अन्य जातियों में सम्मिलित करने या खपा लेने का विकल्प शेष न रहे, तो उन्हें अपने भाग्य के भरोसे रहना पड़ता है। जाति नियम बड़े निर्मम होते हैं और अपराध के प्रकार में भेद करना नहीं जानते। नवप्रवर्तन किसी प्रकार का हो, उसके लिए दंड एक समान होता है। नवचिंतन के फलस्वरूप पुरानी के स्थान पर भले ही एक नई जाति की रचना हो जाए, किंतु वह भी इसे सहन नहीं करेगी। विघ्नकारी चिंतक, जिसे सम्मान पूर्वक गुरु कहकर संबोधित किया जाता है, अवैध प्रेम करने पर उसी दंड का भागी होगा जैसा साधारण पापी। पहला धार्मिक संप्रदाय का होता है, जबकि दूसरा मिश्रित जाति का होता है। सामाजिक विधान का उल्लंघन करने का साहस करने वाली प्रति जाति किसी प्रकार की दया नहीं दिखाती। इसका दंड है कि जाति निष्कासन और परिणाम स्वरूप एक नई जाति अस्तित्व में आ जाती है। हिंदू मनोवैज्ञानिक स्थिति इतनी विचित्र नहीं है कि वह जाति से निष्कासितों को अलग जाति बनाने के लिए प्रेरित करे, बल्कि स्थिति इससे भी भिन्न होती है। इसके विपरीत निष्कासित व्यक्ति किसी अन्य जाति, जहाँ तक हो सके उच्च जाति के विनीत सदस्य बनने के इच्छुक रहते हैं, बशर्ते उन्हें उसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन जातियां तो बाड़े के अंदर घिरी यूनिटें होती हैं, जिसमें अन्य को प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए यह शुद्ध अंतःकरण से रचा गया षड्यंत्र बन जाता है, जबकि जाति निष्कासितों को एक नई जाति बनानी पड़ती है। ऐसी निष्ठुर परिस्थिति बड़ी हृदयहीन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अभागे अपने को अन्य बाड़े के अंदर बंद कर लेते हैं। इन दुर्भाग्यों को बाड़े से बाहर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज के यांत्रिक नियमों के अधीन नए समूह
जो जाति नियमों के अंतर्गत समझे जाने वाले किसी कारण से बनते हों, नित्य प्रति आश्चर्यजनक संख्या में जाति का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। भारत में जाति संरचना का यह द्वितीय प्रकार है। अब मैं अपनी प्रस्थापना की प्रमुख बातों का उल्लेख करूंगा। जाति व्यवस्था पर अनुसंधान करने वालों ने मेरे मतानुसार अनेक गलतियां की है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गलत मार्ग अपना लिया। जाति व्यवस्था के यूरोपीय अध्ययनकर्ताओं ने इस संबंध में वर्ण अर्थात रंग की भूमिका पर अनावश्यक बल दिया है, क्योंकि वे इस रंग भेद नीति के शिकार हैं। इसलिए उन्होंने सफलतापूर्वक यह सोच लिया कि भारत की जाति समस्या की उत्पत्ति में वर्ण की प्रमुख भूमिका रही है, लेकिन इससे अधिक सत्य से परे और कोई बात नहीं हो सकती। डॉक्टर केतकर का यह कथन है कि सभी राजा राजकुमार, चाहे वे तथाकथित आर्य जाति के थे या तथाकथित द्रविड़ जाति के थे, सभी आर्य थे। कोई कबीला या परिवार आर्य जाति का था या द्रविड़, इससे भारतीयों को तब तक कोई सरोकार नहीं रहा था जब तक विदेशी विद्वानों ने अध्ययन कर इस संबंध में विभाजन रेखाएं नहीं खींची। शरीर का रंग बहुत ही पहले अपना महत्व खो चुका था। इसके अतिरिक्त उन्होंने विवरण को व्याख्या समझ लेने की भूल की और उनको वाद विवाद का विषय बना लिया गया, मानो वे ही जाति के उद्भव के सिद्धांत है। यह सही है कि पेशे, धर्म आदि संबंध जातियां होती हैं। अभी यह मालूम करना शेष रह गया है कि पेशे वाले समूह जाति कैसे बन गए, लेकिन यह प्रश्न कभी भी नहीं उठाया गया। अंत में जाति को बड़ा हल्का फुल्का महत्व प्रदान किया गया है, मानो पलक झपकते ही वह कायम हो गई हो। इसके विपरीत, जैसा कि मैंने बताया कि जाति का चलते रहना लगभग असंभव कार्य है, क्योंकि ऐसा कार्य भारी दिक्कतों से भरा हुआ है। यह सही है कि आस्था जाति का आश्रयदाता है, लेकिन इससे पहले ही आस्था किसी संस्था की आधारशिला बने। संस्था के लिए स्थायित्व और दृढ़ता प्राप्त कर लेने की आवश्यकता होती है। जाति व्यवस्था के मेरे अध्ययन के 4 बिंदु प्रमुख हैं। हिंदुओं की मिली-जुली आबादी होने पर भी उनकी सांस्कृतिक एकता गहरी है। जाति का अर्थ है एक वृहत सांस्कृतिक यूनिट को छोटे अंगों में विभाजित कर देना। प्रारंभ में एक ही जाति थी और अनुकरण और जाति निष्कासन के फलस्वरूप वर्गों ने जातियों का स्वरूप धारण कर लिया। आज भारत में जाति समस्या के प्रति असाधारण दिलचस्पी दिखाई जाती है, क्योंकि इस अस्वाभाविक संस्था से मुक्ति पाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयासों के दौरान इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक विवाद उठ खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति किसी परम सत्ता के सचेत आदेश का परिणाम है, या फिर यह समाज की असाधारण परिस्थितियों की अचेतन उपज है, जिनकी उक्त में से दूसरी विचारधारा है। मुझे आशा है कि वे इस पेपर में अपना दृष्टिकोण से कुछ वैचारिक शक्ति प्राप्त करेंगे। व्यवहारिक महत्व के अतिरिक्त जाति विषय ऐसा है कि जिस पर ध्यान अति केंद्रित करने की आवश्यकता है, और इसके धर्म शासित आधार के कारण उत्पन्न हुई दिलचस्पी ने मुझे आपके सम्मुख अपने कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करने को उत्प्रेरित किया है, जो कि ऐसे ठोस आधार पर अवस्थित हैं जिनका समर्थन किया जा सकता है। फिर भी मैं इतना दुराग्रही नहीं हूँ कि इन निष्कर्षों को अंतिम या विचार विनिमय के दौरान किए गए अपने अंशदान से कुछ अधिक मान लूँ। मैं समझता हूँ कि गाड़ी गलत लाइन पर चली गई थी, अतः मेरे पेपर का मुख्य उद्देश्य यह लक्षित करना है कि मेरी राय में अनुसंधान का सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि उपयोगी सत्य पर पहुंचा जा सके। फिर भी हमें विषय पर पक्षपातपूर्ण विचार करने से सावधान रहना चाहिए। भावनाओं का विज्ञान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और प्रत्येक घटना को वस्तुपरक आधार पर आंका जाना चाहिए। मेरे सिद्धांत का सकारात्मक निर्मूलन किए जाने पर मुझे भारी प्रसन्नता होगी, क्योंकि अनेक
विद्वतापूर्ण गवेषणाओं के बाद भी किसी विषय पर तर्कसंगत असहमति एक ऐसी चीज है जो सदैव विवाद का विषय बनी रहेगी। अंत में मुझे इतना ही कहना है कि मैं जाति संबंधी अपने सिद्धांत के संबंध में महत्वाकांक्षी हूँ, और यदि इसे समर्थन न देने योग्य सिद्ध कर दिया जाए तो मैं इसे सहर्ष त्याग देने को भी तैयार रहूंगा। यहीं पर यह बाबा साहेब का लेख, बाबा साहेब का पेपर, जो कि पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हो चुका है, भारत में जातियां समाप्त होता है। मैं निखिल सबलानिया। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तकें खरीदना चाहें तो मुझे संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8527533051 और ईमेल है sablanian@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स, DR स्पेस BR स्पेस अम्बेडकर स्पेस बुक्स। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।